हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो बार बार मैं आपको हर वीडियो में यही बात याद दिलाता रहता हूं और अब तक तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी। जितनी बार आपको सिलेबस याद नहीं होगा उतनी बार तो आपको मेरी बात याद हो गई होगी कि भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको जो डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, जो भी हम चेंजेस होते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड जो भी है वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको परमानेंटली मिलेगी उस पर। आपको अगर लगता है कि आपको कोई डाउट है, वीडियो समझ में नहीं आई, किसी तरह की कोई शंका है, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हर कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। लाइक जो निशान होता है वो भी कर दिया जाता है, प्लस आपको जिसका जवाब चाहिए होता है वो भी मिल जाता है, ठीक है। चलो क्लॉज टेस्ट की मैं बात करता हूँ। जो बच्चे कुछ नए जुड़ते हैं, जो हर दिन कुछ ना कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक बार हम लोग पीछे चलते हैं। हाँ, इस पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है क्लॉज। बोथ आर सिमिलर, full passage is given, blanks are given, है ना। तो यहां क्या हो गया, यानी यहां पर फुल पैसेज आपको दिया जाता है और वहां पर आपको क्या दिया जाता है, ब्लैंक दिया जाता है, ठीक है। दोनों में जो ट्रिक काम करेगी वो क्या काम करेगी वो देखिए आप। ट्रिक काम करेगी, फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। मान लो 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। चूंकि आपका आने वाला पेपर ऑनलाइन है तो ये उस पर भी लागू होता है। बस पेपर में हम लोग टिक कर सकते हैं, ऑनलाइन हम टिक नहीं कर सकते, पर हम लोग ऑनलाइन में भी याद कर सकते हैं चीज को, ठीक है। मान लो सपोज इफ यू हैव 4 क्वेश्चंस, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्ट द पैसेज। आप जैसे ही ये प्रोसेस अपनाएंगे, आपका यहां से बेनिफिट जो मिलेगा, योर टाइम विल बी शॉर्ट, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैं अगर बैंक पेपर की बात करूं, मैंने पिछले कई स्लाइड्स में आपको बता रखा है कि ऑलमोस्ट ऑल 45 मिनट्स यू गॉट। how many minutes you got? 45 minutes, and you have to attempt almost all 100 questions, out of which 30 are of English, 35 are of maths, 35 are of reasoning. And the only person who is very quick in his decision, his or her decision, only he or she can clear the exam of PO or बैंक क्लर्क। प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल सेम है दोनों में, है ना। समझा आप मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए पहले क्वेश्चंस रीड आउट करने, फिर पैसेज रीड आउट करने। सेम प्रोसेस यही अपनाना है। ट्रिक इसमें भी क्या है, पहले पूरे पैसेज को रीड आउट करें। एक इसमें क्या होता है, इसमें एक डायरेक्ट पैसेज होता है जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शन कट करके डिलीट करके दूसरे ऑप्शन को फिलअप करना होता है, ठीक है। भाई आपको पता चल गया कि जो 3 ऑप्शन है ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, इन दोनों का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है या मतलब पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते, तो यानी बच गया ये एक, वो हो गया आपका डायरेक्ट। एक ऐसा होता है जिसमें पैसेज में आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा वर्ड प्रॉपरली आएगा उसमें। इसमें जो डायरेक्ट पैसेज होता है, इसमें जो मीनिंग होता है आपको क्लियर पैसेज में पता चल जाता है, यानी जो मीनिंग है वो क्लियर पता चल जाता है। जो इनडायरेक्ट होता है उसमें मीनिंग आपको क्लियरली पता नहीं चलता, उसमें आपको मीनिंग क्लियरली पता नहीं चलता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनडायरेक्ट जो पैसेज होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले पैसेज को पढ़िए, वर्ड्स को वहां पर रखने की कोशिश करें कि उसका फाइंड आउट कर सकें, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है वो फाइंड आउट कर सकें, और फिर उसको अटेम्प्ट दें, ठीक है। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण थी जो मेरे को आपको समझाना बहुत जरूरी था। तो कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक आपको समझ में आ गई पहले क्वेश्चंस को। अब आपका पेपर क्या है, ऑनलाइन है, योर पेपर इज ऑनलाइन। यू कैनॉट टिक द आंसर्स, यू कैनॉट टिक द आंसर्स इन द दैट कॉम्प्रिहेंशन। आपको नहीं पता चलेगा आप कॉम्प्रिहेंशन में कैसे आंसर्स टिक करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन याद रखा, जैसे ही पहले आंसर का जो भी क्वेश्चन का आंसर मिलता जाए वो फटाक देनी टिक कर दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। क्या करोगे, आपने फटक से वो क्लिक कर दिया और फिर आगे बढ़ जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आपको इससे नेगेटिव नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है ये और मैं यही आपसे शेयर कर रहा हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लॉज टेस्ट की, और इस पर एक और चर्चा हम कर लेते हैं, इस पर एक और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अरे भाई हाथ में आ जाओ।
क्या चर्चा है देखिए ध्यान से, इसमें क्या चर्चा है जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि क्लॉज जो टेस्ट होता है उसमें आपकी 80% वोकैब और 20% ग्रामर देखी जाती है। तो आपको पता चल गया कि वोकैब की तैयारी आपको मेन रखनी है। और वोकैब आप कहां से कर सकते हैं? थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू इंग्लिश न्यूज चैनल्स, ये 3 वे भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे अगर आप ये तीनों रेगुलरली कर रहे हो तो। और वैसे भी अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करनी है तो यू शुड बी वेल अवेयर विद द न्यूज़पेपर अप टू डेट्स, विद द मैगजीन्स अप टू डेट एंड विद द न्यूज़ चैनल्स अप टू डेट। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चर्चा हो गई इस पे। ये मैंने चाय पे चर्चा एक छोटी सी आपको एक टॉपिक दे दिया, चाय पे चर्चा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज क्लॉज टेस्ट। अब ये आज का हमारा जो क्लॉज टेस्ट है, 2 क्लॉज टेस्ट होंगे, एक में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 10 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है पैसेज। लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव द वर्ल्ड। लैंग्वेज के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि जिससे जो इंसान है वो परसीव करते हैं किसको? पूरे वर्ल्ड को। परसीव का क्या मतलब होता है? देखना। क्या होता है? देखना, ठीक है। इफ सो, अगर ऐसा है तो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स। अगर ऐसा है, अगर मान लो आपकी बात में दम है, यानी लैंग्वेज ऐसी, इतना ही इंपॉर्टेंस लैंग्वेज का है, इतना ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो भाई इंग्लिश जो है वो क्या है? परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत डैश लेंस है थ्रू विच टू सी एनिमल्स, जिससे एनिमल्स को देखा जा सकता है। किसको देखा जा सकता है? एनिमल्स को देखा जा सकता है। It has dash across-eyed view of birds, beast, fish and fowl. ये क्या है? अगर आप उसको उससे मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको बर्ड्स, बीस्ट होते हैं खतरनाक जानवर, बीस्ट, फिश एंड फाउल जो होते हैं इजीली आपको दिखने लग जाएंगे। द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रुटिश एंड द सेंशुअल। जो वर्ड एनिमल है वो बहुत ज्यादा ब्रुटिश भी हो सकता है या बहुत ज्यादा सेंशुअल भी हो सकता है। ब्रुटिश मतलब खतरनाक भी हो सकता है, सेंशुअल मतलब जो बहुत ज्यादा ठीक, मतलब सिमिलर, मतलब इजी हम बोल सकते हैं। एनिमल डैश इंप्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी। एनिमल जो होते हैं वो बेसनेस भी दर्शाते हैं और वल्गैरिटी भी दर्शाते हैं। तो ये आपका कैसा पैसेज है? अगर मैं कहूं तो ये आपका इनडायरेक्ट पैसेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने वर्ड्स को फिट नहीं किया, इफ यू डोंट फिट द वर्ड्स हियर यू विल नॉट गेट द प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, चलें फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बीइंग। मैंने पैसेज भी आपको दे दिया है यहीं पर। लैंग्वेज जैसा कि कहते हैं कि डैश है थ्रू विच ह्यूमन बीइंग परसीव द वर्ल्ड। तो इसमें क्या आना चाहिए ऑप्शन? इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए? लेंस, रिसोर्सेस, सोर्स, टेलीस्कोप। क्या आएगा आपके ख्याल से? देखिए, लेंस, रिसोर्स, सोर्स या टेलीस्कोप, क्या आना चाहिए? आप अपना टिक कीजिए। देखिए, ये कह रहा है देखने की बात कर रही है, यानी यहां पर किसकी बात चल रही है? परसीव की, यानी टू सी। परसीव का मतलब टू सी। तो रिसोर्स तो आएगा नहीं, रिसोर्स के थ्रू आप कैसे देखेंगे? रिसोर्स तो कुछ और होता है ना, सहायता। रिसोर्स मतलब होता है सहायता। सोर्स नहीं, सोर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ जो देखने के काम आता हो। टेलीस्कोप देखने के काम आता है और लेंस देखने के काम आता है। दोनों में से एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो लेंस यहां पर ज्यादा सुटेबल है बजाय टेलीस्कोप के। हो टेलीस्कोप भी सकता है अगर यहां पर लेंस नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि हमें देखने की बात चल रही है। अब यहां टेलीस्कोप फिट क्यों नहीं बैठता? बिकॉज टेलीस्कोप is used for a wider view, used for a wider view. जो टेलीस्कोप है वो वाइडर व्यू के लिए यूज होता है और वो किसी भी प्रोवर्ब, कहने का मतलब है मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब में यूज नहीं होता। तो वो किस तरह का काम करता है? लेंस का। लेंस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आईना। हम बोलते हैं ना आईना, इस प्रकार से। क्या बोलते हैं? आईना। यानी अपने आप को देखना है तो टेलीस्कोप में देखो, ऐसे बोलते हैं हम लोग? नहीं, हम बोलते हैं अपने आप को देखना है तो फेस द मिरर, आईना देखो जाके, है ना, यही कहते हैं हम लोग। तो यहां क्या आ जाएगा? लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
लेंस आ जाएगा। सेकंड पे चलें, लेंस इज अ नाउन। अच्छा ये दूसरी बात देखिए, लेंस क्या है, एक नाउन है। लेंस क्या है, एक नाउन है, विच मीन्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर कंसंट्रेटिंग और डिस्पर्सिंग लाइट रेज, एंड हियर इट इज गिविंग द सेंस दैट ह्यूमन बीइंग यूजेस लेंस टू परसीव द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो लेंस लेते हैं, लेंस से थ्रू पूरे वर्ल्ड का मतलब जानते हैं। ठीक है, इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स। अगर ऐसा है तो इंग्लिश जो है वो परहैप्स ऐसा मतलब डैश है जिससे हम एनिमल्स को देखते हैं। क्या करते हैं हम, जिससे एनिमल्स को देखते हैं। तो क्या आएगा, डिस्टॉर्टिंग, डिस्टर्बिंग, पॉपुलर या यूजफुल, क्या आएगा, लगाइए निशान इस पे आप। इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स, क्या आएगा। जब भाई आप किसकी सहायता ले रहे हैं, आप यहां पर किसकी सहायता ले रहे हैं, इंग्लिश की क्या ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं। इंग्लिश की सहायता ले रहे हैं तो डिस्टॉर्टिंग तो होगा नहीं, डिस्टर्बिंग तो होगा नहीं, ये दोनों का मतलब एक ही होगा नहीं। पॉपुलर तो होगा नहीं, पॉपुलर क्या, इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर लेंस, यानी आपको पता है कि इंग्लिश वाकई में एक लेंस है, आपने पहले ही अज्यूम कर लिया। नहीं, पॉपुलर भी नहीं होगा, दोनों ही चीजें नहीं होंगी, तीनों ही चीज नहीं होंगी, तो बचा क्या, यूजफुल। क्योंकि हम यहाँ किसकी यूजफुलनेस दिखा रहे हैं, हम यहाँ किसकी यूजफुलनेस दिखा रहे हैं, हम इंग्लिश की यूज दिखा रहे हैं ना, कि इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट यूजफुल लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल, यानी उसका यूज बता रहे हैं हम इंग्लिश का। ये जरूरी नहीं कि वो पॉपुलर है, पॉपुलर है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपने कैसे जज कर लिया है ना। तो यहां क्या आ जाएगा, यूजफुल इज एन एडजेक्टिव। पहली तो ये चीज याद रख लो कि यूजफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है, विच इज अप्रोप्रिएट हियर आफ्टर द मोस्ट एज इट गिव्स द सेंस अबाउट यूजफुलनेस ऑफ इंग्लिश। मैंने बता दिया आपको, ये किसकी सेंस दे रहा है, यूजफुलनेस की, यानी किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है आपको, इंग्लिश की क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है आपको, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बता रहा है। चलिए नेक्स्ट पर, it has dash a cross-eyed view of birds, beast, fish and fowl. It has dash a cross-eyed view of birds, beast and fowl. क्या आएगा, fish and fowl. Accompanied, exercise, perpetuated या undeterred. It has accompanied a cross-eyed. accompany का मतलब कंपनी देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। Exercised, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मतलब अपने किसी काम को अंजाम देना, ऐसा नहीं। अनडेटर्ड यानी बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना कठिनाइयों से परिपूर्ण भरा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई परपिचुएटेड यहां पर आंसर सही है। क्या है यहां पर सही, परपिचुएटेड। परपिचुएटेड का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक किसी चीज को चलने देना। कहने का क्या मतलब है, दैट इज continued from a long time and will continue for the upcoming future। क्या रहा है, it has dash a cross-eyed view of birds, beast, fish and fowl, यानी it has perpetuated। उसने हम perpetuated एक तरीके से लुक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज जो पहले से चली आ रही है और इन फ्यूचर चलेगी। कहने का क्या मतलब है भैया, सीधी सी बात है, इंग्लिश का जो तरीका है वो पहले भी ऐसे ही था। क्या था कि भाई बर्ड्स और बीस्ट और फिश एंड फाउल को देखने का तरीका था, उससे हम देख सकते थे, उनके नजरिए को जान सकते थे, और आज भी आने वाले फ्यूचर को भी हम उससे जान पाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, परपिचुएटेड इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल। क्या होगा, कनॉट, रेक्टिफाई, ट्रबल या अंडरस्टैंड, लगाओ टिक। क्या होना चाहिए इस पे, कैनॉट होना चाहिए, कॉनॉट सॉरी, रेक्टिफाई, ट्रबल या अंडरस्टैंड, क्या होना चाहिए। आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा अभी तक। द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल। रेक्टिफाई होगा, ट्रबल होगा, अंडरस्टैंड होगा। क्या होगा, ट्रबल और अंडरस्टैंड। क्या, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आप वर्ड्स को पुट करके देखो। द वेरी वर्ड एनिमल कैन अंडरस्टैंड द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल, यानी वो भाषा सीख सकते हैं, ब्रुटिश एंड सेंसुअल। या ट्रबल, कैन ट्रबल द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल, ये क्या होते हैं, उनको ट्रबल दे सकते हैं ब्रुटिश एंड सेंसुअल को, बिल्कुल नहीं, ये तो दोनों है ही नहीं, फिर इसका मतलब ये दोनों है ही नहीं। या रेक्टिफाई, द वेरी वर्ड एनिमल कैन रेक्टिफाई द ब्रुटिश एंड सेंसुअल, यानी वो उसको उसमें जो करेक्टनेस कर सकते हैं। रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग, टू करेक्ट समथिंग, वो मिस्टेक्स होती है ना अपनी, वो रेक्टिफाई करना। कोनोट, द वेरी वर्ड एनिमल कैन कोनोट द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल। कोनोट का यहां पर मुझे मतलब सही लग रहा है, कोनोट यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट है। कोनोट का क्या मतलब होता है, किसी चीज का लिटरल मीनिंग तो हमें पता है, किसी चीज का लिटरल मीनिंग वी नो अबाउट इट, वी नो। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज और क्या हो सकती है, उसके एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी सिनोनिम्स। Like for an example, if I'm talking about happiness, if I'm talking about happiness, I can use the word peaceful, I can use the word calm, I can use the word that is
क्या बोल सकते हैं, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक हम बोल सकते हैं इसको, है ना, यूज कर सकते हैं ना हम लोग। हैप्पीनेस के लिए मैंने पीसफुल, काम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, हैप्पी का यूज कर दिया, हो गया ना, है ना। तो लिटरल मीनिंग इसका हैप्पीनेस का क्या था, खुशी, लेकिन हमने इसके लिए और वर्ड क्या दर्शा दिए, पीसफुल दर्शा दिया, काम दर्शा दिया, जिनका लिटरल मीनिंग खुद भी क्या होता है, खुशी होता है, जिनका क्या मतलब होता है, खुशी होता है। तो ये क्या कहता है, द वेरी वर्ड एनिमल कैन कोनोट द ब्रुटिश एंड द सेंसुअल। तो यहां पर उसके लिटरल मीनिंग एनिमल के और क्या क्या निकल के आ सकते हैं, ब्रुटिश भी निकल के आ सकता है या सेंसुअल भी आ सकता है। देखिए कैनॉट का क्या मतलब होता है, कॉनॉट होता है एक वर्ब, पहले तो ये सीख लो, कॉनॉट क्या होता है, एक वर्ब होता है, एज इट मीन्स इंप्लाई और सजेस्ट इन एडिशन टू द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। कहने का क्या मतलब है, जो उसकी प्राइमरी मीनिंग है उसके अलावा और क्या क्या, उसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसने जो आइडिया दिया जानवरों के लिए, वो क्या दिया कि जानवर कैसे होते हैं, ब्रुटिश होते हैं और सेंसुअल होते हैं। कैसे होते हैं जानवर, ब्रुटिश होते हैं और सेंसुअल होते हैं। एनिमल डैश इंप्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी, ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग इंप्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी, एनिमल जेस्चर्स इंप्लाई, एनिमल इंस्टिंक्ट्स या स्पेसिस। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही टिक कर दिया, इंस्टिंक्ट क्या आएगा यहां पर, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है, नजरिया, सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, नजरिया, 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 है ना, हिंदी में मत जाना कोई बात नहीं। नजरिया, नजरिया क्या है जानवर का किसी के प्रति भाव, उसको कैसा दिखाया गया, बेसनेस या वल्गर दिखाया गया। कैसा दिखाया गया, बेसनेस या वल्गर। तो ये क्या है, इंस्टिंक्ट एक नाउन है। इंस्टिंक्ट क्या है, एक नाउन है, विच मीन्स एन इनेट अ टिपिकल फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली। कहने का क्या मतलब है कि एनिमल को कोई स्टिमुली होती है कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि कोई बाहर से एक्सटेंसिव कोई चीज प्रदान करना, उसके प्रति उसका रवैया कैसा होगा, एनिमल उसके प्रति कैसे रिएक्ट करेगा, सीधा सा मतलब क्या है, रिएक्शन क्या होगा, उस स्टिमुली के प्रति उसका रिएक्शन क्या होगा, दैट इज इंस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पे चले। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैनॉट अचीव। ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी इच्छा शक्ति अगर स्ट्रॉन्ग हो वो अचीव ना कर पाए। यानी यहाँ पर किसकी बात चल रही है, विल पावर की बात चल रही है। इंपॉर्टेंस किसको दी गई, विल पावर को। विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या होता है, बेहोश हो जाना, मदहोश हो जाना या किसी उसमें खो जाना। विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म। विल पावर एक हिप्नोटिज्म का रूप का कार्य करता है। दैट डैश ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट डैश अवर प्रोग्रेस। यानी जो हमारे ऑब्स्टेकल को डैश करती है, जो हमारे प्रोग्रेस में डैश होता है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज। अब ये बात करता है कि जो मैन है स्ट्रॉन्ग विल का, वो हमेशा डैश होता है, वाइल वन हु इज वीक इन विल हैज टू डैश मैनी फेलियर्स। यानी जो वीक होता है उसको डैश करना पड़ता है फेलियर्स के लिए। नथिंग वेंचर नथिंग गेन डैश बी एन एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, यानी कुछ खोया नहीं कुछ पाया नहीं, तो ये बहुत अच्छा रूल हो सकता है, हो सकता है। बट नो स्ट्रॉन्ग विल नो डैश इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ। लेकिन नहीं, अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल नहीं है तो आपके अंदर वो भी नहीं है, डैश नहीं है, यानी मतलब क्या है, डैश नहीं है, वो ग्रेटेस्ट डैश है लाइफ का, जिंदगी का। ऑल डिफिकल्टीज मेल्ट अवे बिफोर अ डैश माइंड। जितनी भी आपकी मुसीबतें होती हैं वो सारी की सारी आपके माइंड के आगे डैश हो जाती है, मतलब झुक जाती हैं। कहने का मतलब है पिघल जाती है। वेरी ऑफन वी एट्रीब्यूट अवर डैश टू चांस, फेट और स्टार। हम जो कुछ हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ होता है, डैश होता है हमारे साथ, जिसका हम जिम्मा किसको दे देते हैं, यानी हम उसका डिगरा किस पर फोड़ देते हैं। कहने का मतलब है हम अपने किस्मत पर फोड़ देते हैं। अगर हम कुछ, हम कह सकते हैं हम फेल हो गए या हम पास नहीं हो पाए या कुछ भी हो गया, तो हम अपना उसका सारा जिम्मेदार किसको देते हैं, हम उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी चांस को देते हैं, हमारे सितारों को देते हैं, हमारे ग्रहों को देते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहने का मतलब है हम किसको कोसते हैं, हमारी किस्मत को कोसते हैं। वी ब्लेम अवर लक बट डैश डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स द वीकनेस ऑफ विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स। यहां उसने आइडिया भी दे दिया कि वी ब्लेम, हम तो अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो उसने रीजन क्या दिया कि हम अपने माइंड को बहुत कम ही मतलब उसका वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको कम ही उसकी जांच करते हैं, जो कि वाकई में रियल रीजन है हमारे फेलियर्स का। यानी कौन हमारे फेलियर्स का मेन रीजन है, हमारा माइंड, यानी हमारा दिमाग। ठीक है, चलें पहले उस पर। तो यानी उसमें अगर हम बताएं तो इसमें हम इस पैसेज में हमारे किस चीज पे ज्यादा जोर चल रहा है, किस चीज पर ज्यादा फोकस चल रहा है, फोकस चल रहा है विल पावर पर। किस पर फोकस चल रहा है, विल पावर पर, कि जितनी ज्यादा स्ट्रांग विल पावर होगी उतनी ही जल्दी आप किसी भी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी विल पावर, इफ यू डोंट हैव लेस, मतलब इफ यू डोंट हैव विल पावर, मैं कहूं नहीं लेस की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं नो विल पावर की, तो आप भैया कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सीधे से रूल ये है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। पहला सेंटेंस पहले उसको देखिए, ओवरकम्स, प्रिवेंट्स, स्किप्स या अवॉइड। क्या आएगा यहाँ,
देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैनॉट अचीव, विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म दैट डैश ऑल ऑब्स्टेकल्स। अब देखिए यहां वर्ड को फोकस करें, ऑब्स्टेकल्स। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखो, क्या याद रखो आप, जहां ऑब्स्टेकल्स की चर्चा होने लग जाए, क्या होने लग जाए, ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का क्या मतलब होता है, डिफिकल्टीज। ऑब्स्टेकल्स का क्या मतलब होता है, डिफिकल्टीज, है ना। जहां ऑब्स्टेकल्स की चर्चा हो जाए वहां पर उनसे पार पाने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑलमोस्ट ऑल उसके साथ निभाता है, उसके साथ हमेशा चलता है, दैट इज ओवरकम। जहां ऑब्स्टेकल की बात आए वहां ओ यानी क्या है, ये ओ है ना, ऑब्स्टेकल्स ओवरकम, यानी आप ऑब्स्टेकल से क्या करते हो, पार पाते हो, उनको फेस करते हो, उनका सामना करते हो, उनको डिफीट, उनको हराते हो। तो ऑब्स्टेकल्स के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज ओवरकम, और हमारा ओवरकम है ए पे। देखो प्रिवेंट नहीं आएगा, स्किप नहीं आएगा, अवॉइड नहीं आएगा। स्किप्स तो हम करते नहीं, उसको स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए। अवॉइड हम करते नहीं कि छोड़ यार, आ रही है तो आ रही है, ऐसा करते नहीं। प्रिवेंट यानी उसको आने से आप थोड़ा ना रोक सकते हो, किसी भी डिफिकल्टी को आने से रोक सकते हो क्या, नहीं आ सकते। तो ये तीनों चीज वैसे ही कैंसिल होगी, बच गया क्या, ओवरकम। ऐसे भी कर सकते हो। और जिसको मतलब पता है कि भाई ओवरकम्स के साथ, ओवरकम का मतलब होता है मुसीबतों से पार पाना, तो बिल्कुल यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्स्टेकल से ओवरकम करना, यानी मुसीबतों से पार पाना। क्या कहना, पार पाना, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, ओवरकम्स। क्या आ गया मेरे बच्चे, ओवरकम्स। आओ सेकंड पे। सेकंड में देखो, ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट डैश अवर प्रोग्रेस, एडवांस, हिंडर, एक्सेलरेट, हेल्प। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा ना ये डायरेक्ट पैसेज है। हेल्प अवर, ऑब्स्टेकल्स दैट हेल्प अवर प्रोग्रेस। ऑब्स्टेकल क्या हमारी कभी मुसीबतें हमारी हेल्प करती है, ठीक है, हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो हमारी प्रोग्रेस में सहायता नहीं करती। हम उनसे सीखते हैं, एक डिफीट से हम दूसरी डिफीट से बचना सीखते हैं, ठीक है। तो वो हेल्प नहीं करती, यानी ये रिजेक्ट हो गया। एसलेट यानी वो हमारी प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं, बिल्कुल नहीं, एसलेट थोड़ा ना करती हैं। हिंडर, हिंडर पे छोड़ेंगे। एडवांस, एडवांस यानी एडवांस भी मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज समथिंग। क्या होता है, टू इंक्रीज समथिंग। तो क्या वो हमारी प्रोग्रेस को इंक्रीज करती है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। बच क्या, क्या हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रुकावटें, या हम कह सकते हैं डिफिकल्टीज। क्या होता है हिंडर का मतलब, पत्थर, रास्ते में आने वाली मुसीबतें। क्या होता है, डिफिकल्टीज, हिंडर, रुकावटें। तो यहां क्या आ जाएगा, ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर अवर प्रोग्रेस। देखो यहां पर हिंडर इज एप्रोप्रिएट हियर एज इट मीन्स टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग, and here it is given the sense about obstacles which hinders our progress। यानी कहने का क्या मतलब है, हमारे ऊपर लगने वाली बाउंडेशंस, हमारे ऊपर लगने वाली बाउंडेशंस, लिमिट्स, है ना, हमारे ऊपर लगने वाली लिमिट्स। और ये लिमिट्स किसके थ्रू लगती हैं, जो रास्ते में मुसीबतें आती हैं, यानी डिफिकल्टीज, रुकावट। हम क्या बोल सकते हैं इसको, रुकावट। आ गया समझ में। तो यहां क्या आ गया, हिंडर, ठीक है, आवर प्रोग्रेस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज डैश वाइल वन हु इज वीक। ये कहता है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज डैश, इज इवेंटफुल, वो अपने हर मतलब इवेंटफुल होता है, यानी मौके का फायदे वाला उठाने वाला, बिल्कुल नहीं, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, डेफिनेटली ये नहीं आएगा। फियरफुल, बहुत ज्यादा डरपोक होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है कठिनाइयों से, बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। सक्सेसफुल छोड़ दो, पावरफुल, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो आदमी स्ट्रॉन्ग विल का होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं यार, ये किसने कहा कि वो पावरफुल होता है, हम पहले से मिथ कैसे बना सकते हैं। एनी पर्सन कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। कोई कमजोर है, शरीर से हैवी नहीं दिखता, तो उसकी भी विल पावर अच्छी हो सकती है। कोई ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है, अपनी बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग है, सारे शरीर से स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या आ जाएगा, वो हमेशा क्या होता है, सक्सेसफुल, यानी वो हमेशा अपनी लाइफ में क्या पाता है, जीत पाता है, हमेशा अपनी लाइफ में जीत पाता है। सक्सेसफुल इज एप्रोप्रिएट हियर एज इट मींस टू अचीव द रिजल्ट्स वांटेड और होप्ड and for and here it is giving the sense that a strong willpower man will always get successful, यानी वो हमेशा उसको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यहां पर सक्सेस आना चाहिए, will always get success, उसको हमेशा क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। क्या मिलती है मेरे बच्चे, सक्सेस मिलती है। चलें नेक्स्ट पर चलो। अवॉइड, ओमिट, ओवरकम, फेस। देखें क्या है, विल ऑलवेज सक्सेसफुल, यहां तो सक्सेसफुल आ गया। आगे पे देखो, वाइल वन हु इज वीक। अब देखो यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस दिखाई गई हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, स्ट्रॉन्ग विल पावर के बीच में और स्ट्रॉन्ग मतलब लेस विल पावर के बीच में। अब क्या है, हु इज वीक इन विल, यानी जो वीक है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन। हैज टू डैश मैनी फेलियर्स, उसको क्या करना पड़ता है, अवॉइड मैनी फेलियर्स। वो अवॉइड करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वो अवॉइड कैसे करता है, ओमिट करता है, वो मिटाता चला जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ओवरकम करता है, वो भी क्या करता है, वन हु इज वीक इन विल हैज टू ओवरकम मैनी, यानी उसको कईयों से ओवरकम होना पड़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है तब तक आप ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तभी आप किसी मुसीबत से ओवरकम कर सकते हो।
तो विल टू हैव टू फेस मैनी फेलियर्स, बिल्कुल उसको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे बच्चे, सामना करना पड़ता है। फेस का क्या मतलब होता है यहां पर, सामना करना। किसका सामना करना, मुसीबतों का सामना करना डटकर। तो जो जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ना हो, जो वीक हो, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे फेलियर्स अपने रास्ते में देखने पड़ते हैं, उसको सामना करना पड़ता है बहुत सारे फेलियर्स का। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, फेस आ जाएगा, विच इज अप्रोप्रिएट हियर एज इट मीन्स टू फेस चैलेंजेस एंड इट इज गिविंग द प्रॉपर सेंस दैट वीक मैन हैज टू फेस डिफिकल्टीज। यानी वीक आदमी को क्या फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ना। तो यहां क्या आ गया, फेस आ गया। चलो नेक्स्ट पे, नथिंग वेंचर नथिंग गेन डैश बी एन एक्सीलेंट रूल। कुड बी बी एन एक्सीलेंट रूल, देखियो वुड बी एन एक्सीलेंट रूल। वुड विल का आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं बताऊंगा इसका रीजन। मे आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। शुड आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। शुड इज यूज फॉर एडवाइसेस, शुड इज यूज फॉर एडवाइसेस, ठीक है। मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, बट लेस, ठीक है। वुड इज यूज फॉर सिचुएशंस, ठीक है। कुड इज कैन बी फिट है, कुड यहां पर बिल्कुल फिट है। कुड यहां पर क्यों फिट है, क्योंकि कुड क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटी दर्शाता है। कुड पॉसिबिलिटी दर्शाता है दो चॉइसेस के बीच में, कुड पॉसिबिलिटी दर्शाता है दो चॉइसेस के बीच में, ठीक है। तो यहां चूंकि भैया सीधी सी बात है, पैसेज जो है वो हमारा इसमें कैन तो है नहीं हमारे पास, तो जो पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए बच गया वो क्या बच गया, कुड बच गया। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। देखो ध्यान से, कुड इज अप्रोप्रिएट हियर एज इट इज गिविंग द सेंस ऑफ समथिंग मे बी और मे हैव बीन पॉसिबल। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो चीज पॉसिबल है उसकी सेंस आपको कुड दे रहा है, और कुड होता भी किस लिए इस्तेमाल है, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसलिए यहां पर क्या अप्रोप्रिएट है, कुड अप्रोप्रिएट है। क्या अप्रोप्रिएट है बच्चे, कुड अप्रोप्रिएट है। चले नेक्स्ट पर, बी एन एक्सीलेंट रूल ऑफ कंडक्ट बट नो स्ट्रॉन्ग विल नो डैश इज द ग्रेट। यानी ना तो स्ट्रॉन्ग विल हो और ना ही प्रॉफिट हो, आपको कोई प्रॉफिट नहीं, बिल्कुल नहीं। नो सक्सेस, देखते हैं, नो लॉस, आपको ना तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल हो, ना ही आपको कोई लॉस हो, नहीं, ना ही आपका कोई रिजल्ट हो, नहीं, ना ही कोई सक्सेस हो। यहां क्या आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा। एज द होल पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द सक्सेस थ्रू वन विल पावर। यानी आपके अंदर जब तक विल पावर नहीं है तब तक आप क्या नहीं हासिल कर सकते, सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। और सारा पैसेज इसके बारे में चीख चीख कर कह रहा है, किसके बारे में, कि स्ट्रॉन्ग विल पावर विल ओनली हेल्प्स इन सक्सेस, है ना। तो यहां क्या आएगा, नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लाइफ। क्या है वो, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। इज द ग्रेटेस्ट एम ऑफ लाइफ, यानी आपने अपने जीवन का एम यही बना रखा है कि मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं। यानी आपके जीवन का गोल है कि भैया मेरे को कभी सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो बच गया क्या, ये सिद्धांत है। क्या है ये, सिद्धांत है। इसका क्या मतलब होता है, सिद्धांत। और ये स्कूल का प्रिंसिपल, हेड हम बोलेंगे, स्कूल का नहीं, हेड, ठीक है। इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ये प्रिंसिपल है। यानी जब तक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है तब तक आपके अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। हो जाएगा ये वाला, कोई हार्ड नहीं है ये वाला, पैसे ज्यादा ना। नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, यहाँ क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। ऑल डिफिकल्टीज मेल्ट अवे बिफोर अ डैश माइंड। वीक माइंड, यानी जितनी भी डिफिकल्टीज होती है वो कमजोर माइंड के आगे झुक जाती है, बिल्कुल नहीं। चीफ माइंड होता है, मतलब वो बोलते हैं ना कि हेड ऑफ द एनी डिपार्टमेंट, उसके आगे झुक जाती है, बिल्कुल नहीं। डिस्टर्ब्ड माइंड ऐसा होता है, उसके आगे सारी मुसीबतें झुक जाए। जब खुद ही डिस्टर्ब्ड है तो मुसीबतों को क्या झुकाएगा, मुसीबतों को क्या झुकाएगा, गलत हो गया। तो बच गया क्या, हीरोइक। हीरोइक का क्या मतलब होता है, हु कैन फेस द प्रॉब्लम्स इजिली, हु कैन फेस द प्रॉब्लम इजिली, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पर, हीरोइक सही है यहां पर, देखें बिल्कुल। हीरोइक इज अप्रोप्रिएट हेयर एज इट मींस वेरी ब्रेव और ग्रेट, एंड हेयर इट इज गिविंग द सेंस दैट अ हीरोइक और ब्रेव मैन इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफिकल्टी। सीधा सी बात है, हीरोइक किसको दर्शा रहा है, ब्रेवनेस को दर्शा रहा है, और वो किसी से अफेक्ट नहीं होता। तो यहां क्या आ गया, बिफोर अ हीरोइक। वेरी ऑफन वी एट्रीब्यूट आर डैश टू चांस। एडवांसमेंट, हम अपनी एडवांस का जो जिगरा होता है वो किसके ऊपर फोड़ देते हैं, हम अपनी चांस के ऊपर फोड़ देते हैं, यानी हम अपनी किस्मत के ऊपर फोड़ देते हैं। या प्रोग्रेस का, अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम क्यों पूछेंगे अपनी किस्मत को, कोई नहीं पूछता। एडवांस कर रहे हैं तो क्यों पूछेंगे। हम स्ट्रेंथ, अगर हमारे अंदर स्ट्रांग है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, तो हम अपनी किस्मत को क्यों दोष देंगे, हम अपनी किस्मत को दोष नहीं देंगे। तो बचा क्या, फेलवर्स। हम कब किस्मत को कोसते हैं, जब हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हो तभी तो आप कहते हो ना, सपोज करो आप पढ़े लेकिन आप फेल हो गए 12th में, और 12th में फेल हो गए तो क्या हुआ,
आप 12th में फेल हुए तो क्या हुआ, आप कहने लगे कि ये भगवान ने तो मेरे को बनाया ही ऐसा है, भगवान ने तो मेरा कभी साथ दिया ही नहीं, है ना। तो वो क्या हुआ, वो भगवान की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपके अंदर क्या नहीं है मेरे बच्चे, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फेलुअर। फेलुअर इज अप्रोप्रिएट है एज इट गिविंग द सेंस दैट व्हेनेवर वन गेट्स फेल वन स्टार्ट्स ब्लेमिंग फेट और स्टार्ट। जब आप फेल होते हैं तभी आप भगवान का, तब आपको याद आते हैं भगवान, उससे पहले भगवान याद नहीं आते आपको, उससे पहले भगवान याद नहीं आते। एट्रीब्यूट आर फेलुअर, है ना, वहां फेलुअर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फेलुअर आ जाएगा। लास्ट देखिए, वी ब्लेम अवर लक बट डैश वी डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स। अब वो कहता है वी ब्लेम, हम अपनी लक को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन हम बहुत कम ही अपने माइंड को एग्जामिन करते हैं, जो कि वाकई में सच्चा रीजन है किसका, हमारे फेलुअर्स का। किसका, तो बहुत कम ही क्या दिखाएगा, क्विकली जल्दी बिल्कुल नहीं, सडनली बहुत जल्दी नहीं, फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ क्या बच गया, कम ही में रेयरली। हम बहुत कम ही अपने माइंड का इवैल्यूएशन कर पाते हैं, यानी हम अपने माइंड का मूल्यांकन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता कि वाकई में सिर्फ माइंड ही है, यानी हम स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रखते, इसलिए हम कठिनाइयों के आगे झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लॉस टेस्ट। मैं आशा करता हूं आपको आज के क्लॉस टेस्ट पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए 1-2 और क्लॉस टेस्ट ले आऊंगा। इस प्रकार आपके क्लॉस टेस्ट की ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।